नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल था 1707 जब औरंगजेब की मौत हुई थी। साल है 2025 जब औरंगजेब के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं। 318 साल पहले मरने वाला औरंगजेब आज कट्टर हिंदू संगठनों की मदद कैसे कर रहा है, कैसे इन्हें फायदा पहुंचा रहा है। नागपुर में दंगे भड़क उठे हैं। कारण है औरंगजेब की कब्र। एक और बाबरी की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। जहां किसान कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर ले रहे हैं, वहां औरंगजेब की कब्र को सबसे जरूरी मुद्दा बनाया और बताया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र के बाहर प्रदर्शन को लेकर अचानक 200 से 300 लोगों की भीड़ आ धमकी कि कब्र को तो हम उखाड़ फेंकेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोग थे जो औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हंगामा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी बीच मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाए जाने की खबर फैली, जिसके बाद से हिंसा शुरू हो गई। कैसे औरंगजेब के नाम पर नाकामयाबी को छुपाने और देश को जलाने की साजिश चल रही है, इस पर अशोक कुमार पांडे की ये टिप्पणी देखिए। जहां कभी दंगे नहीं हुए, जहां बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि है, उस नागपुर में भी दंगे हो ही गए। 1707 में औरंगजेब मरा और एक साधारण सी कब्र बनी उसकी। 2025 में लोगों को याद आया कि कैसे 13.25 रुपए में बनी वो कब्र देश के लिए खतरा है। ठीक तब जब बेरोजगारी चरम पर है। महाराष्ट्र में शिक्षक ने 18 साल से वेतन ना मिलने के बाद अपनी जान दे दी है। एक किसान ने कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर ली है और खरबपतियों के अरबों के कर्ज माफ हो रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों को गुस्सा आया तो कब्र पर जिंदा लोगों के लाश बनते जाने का और सबूत क्या होगा। जो देश वर्तमान और भविष्य को छोड़कर इतिहास में जीने मरने लगता है, वो अपने नागरिकों की तबाही की इबारत लिख रहा होता है। ये बात सबको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और इस बात से सबक लेना चाहिए। जनता को औरंगजेब अच्छा था या बुरा था कि बहस में फंसाने, लड़ाने, भिड़ाने वालों के लिए औरंगजेब केवल ध्रुवीकरण का जरिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये साबित करने की कोशिश सालों से चल रही है कि देश में विकास नहीं है, औरंगजेब की वजह से। जनता परेशान है, औरंगजेब की वजह से। महंगाई है, औरंगजेब की वजह से। अरे देश बर्बाद है, औरंगजेब की वजह से। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इस पर किसी ने कविता भी लिख दी है, सुनिए। औरंगजेब 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 रोजगारी की कमी है जिम्मेदार, औरंगजेब ये जो जीडीपी गिरी है जिम्मेदार, औरंगजेब मुल्क में इंसान परेशान हाल है, बेजार है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिम्मेदार, औरंगजेब कोई सेंस है बात? हिंदू मुस्लिम चल रहा है हर तरफ, न्यूज झूठी बिक रही है जिम्मेदार, औरंगजेब मुल्क में बीमारियां, नादारियां, जुल्मो सितम, ये जो महंगाई बढ़ी है जिम्मेदार, औरंगजेब कटते पेड़ और गंदे नाले, हर तरफ पोल्यूशन है, देश की हालत बुरी है जिम्मेदार, औरंगजेब। किसी ने सोचा भी ना होगा कि औरंगजेब की कट्टरता का प्रचार प्रसार करने वाले हिंदू संगठनों के लिए औरंगजेब ही सबसे ज्यादा फायदेमंद आदमी साबित होगा। एक बार फिर से फरमान जारी किया गया है कि औरंगजेब हाजिर हो। अरे भाई, चुनाव भी तो आने वाले हैं। विवाद शुरू हुआ इतिहास के नाम पर बनी फिल्म छावा से। एक तो जो लोग फिल्मों से इतिहास सीखते हैं, उनके लिए मेरी सहानुभूति है। खैर, फिल्म में औरंगजेब की क्रूरता दिखाई गई है, जिसके बाद से महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने बयान दिया कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर के थी, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, पर यहाँ तो ओवर रिएक्शन होने लगा। तो चलिए जानते हैं कि औरंगजेब को फिर से क्यों कब्र से निकाला जा रहा है। कहीं चुनाव है क्या? जानेंगे कि कैसे कुछ बातें छुपा करके और कुछ बातें बढ़ा करके औरंगजेब का इस्तेमाल वोट के खेल के लिए किया जा रहा है। क्यों औरंगजेब आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है? जैसा कि हमने बताया कि छावा से पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। फिल्म का ऐसा असर हुआ कि लड़के सिनेमा हॉल का पर्दा ही जलाने लगे। हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री जी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। लड़कों को भरोसा हो रहा है कि फिल्म में सही सही दिखाया गया सब कुछ। फिल्म से इतिहास के वो पन्ने उड़ा दिए गए हैं जिसमें संभाजी अपने पिता के खिलाफ जा करके मुगलों से हाथ मिला लेते हैं। जेल मेहता की किताब है एडवांस्ड स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया।
इसमें बताया गया है कि शिवाजी ने संभाजी को बेहतरीन शिक्षा और प्रशिक्षण दिलाया था, इसलिए संभाजी एक अच्छे सैनिक थे। हालांकि उनके व्यवहार की नकारात्मक खबरें आने पर साल 1678 में छत्रपति शिवाजी ने पन्हाला के किले में संभाजी को निगरानी में रख दिया था। सतारा स्थित इस किले में संभाजी कुछ ही महीने रहे और भाग निकले। ये साल 1678 की बात है। संभाजी ने औरंगाबाद में तैनात मुगल गवर्नर दिलेर खान से हाथ मिला लिया। तब उनकी उम्र 21 साल थी और दिलेर खान उनकी प्रतिभा से वाकिफ था। मराठा साम्राज्य में संभाजी की मजबूत स्थिति को देखते हुए दिलेर खान ने उनको अपने साथ रख लिया था। बताया जाता है कि संभाजी करीब 1 साल तक मुगलों के साथ काम करते रहे। फिल्म में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि शिवाजी ने जब संभाजी को कैद कराया था उसका कारण था उनका बुरा व्यवहार और खास तौर से महिलाओं के प्रति उनका बुरा आचरण। फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है, लेकिन फिल्म से वो हिस्सा गायब कर दिया गया जिसमें न केवल औरंगजेब संभाजी के पुत्र शाहू जी का पालन पोषण करता है, बल्कि उन्हें कभी भी मुसलमान बनने पर मजबूर नहीं करता। संभाजी की पत्नी और पुत्र दोनों का ही उनकी मौत के बाद से पोषण औरंगजेब ने किया था और 18 साल तक किया। उनके साथ बुरा व्यवहार भी नहीं किया और ना ही उनका धर्म परिवर्तन कराया। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब का शाहू जी के साथ खास लगाव था और उनके साथ इसीलिए वो हमेशा अच्छा बर्ताव किया करता था। यही कारण है कि मुगल दरबार से निकलने के बाद शाहू जी महाराज औरंगजेब की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। रिचर्ड ईटन की पुस्तक अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में भी शाहू प्रथम के औरंगजेब की कब्र पर जाने का विवरण मिलता है। तो चलिए अब इतिहास से निकलते हैं, वर्तमान में आते हैं। लोग इतिहास जब फिल्मों से सीखने लगते हैं तब क्या होता है उसका नमूना देख लीजिए। छावा में दिखाया गया है कि मुगलों ने खजाना लूट करके बुरहानपुर एमपी के आसिरगढ़ किले में छुपा दिया था। फिल्म के भक्तजन पहुंच गए किला खोदने। मजाक नहीं कर रही मैं, सच में हुआ है ये। फिल्म देख करके लोग सोना खोजने के लिए किले पर पहुंच गए। जिस डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के फिल्म पर लोगों को इतना विश्वास है कि वो सोना और खजाना खोदने के लिए किले पहुंच जा रहे हैं, वो खुद ही गलत इतिहास दिखाने के लिए माफी मांग रहा है। संभाजी के परिवार वालों ने ही गलत इतिहास दिखाने के लिए निर्देशक लक्ष्मण उतेकर पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। छावा के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने इतिहास से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ के दिखाया है। शिकायत करने वाले शख्स का नाम लक्ष्मीकांत राजेश शिर्के है। वो गणोजी और कान्होजी शिर्के के वंशज हैं। उनका कहना है कि फिल्म में उनके पूर्वजों को गलत रोशनी में दिखाया गया है। उनका आरोप है कि मेकर्स ने उनके परिवार का नाम कलंकित करने की कोशिश की है। अगर फिल्म में सही तथ्य दिखाए गए होते तो डायरेक्टर साहब इनसे कोर्ट में लड़ते, कहते कि मैंने इतिहास पढ़ के फिल्म बताई है, जो कह रहा हूं फिल्म में वो सही कह रहा हूं। मगर ये क्या, नोटिस पहुंचते ही लक्ष्मण भाई साहब ने चट्ट से माफी मांग ली। लक्ष्मण उतेकर ने कहा कि हमने फिल्म में सिर्फ गणोजी और कान्होजी का नाम इस्तेमाल किया है और कहीं भी हमने उनके उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया। हमने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि उनके गांव का नाम भी ना बताया जाए। शिर्के परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। अगर छावा से आपको ठेस पहुंची तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अब बताइए, जब निर्देशक को खुद की ही फिल्म पर विश्वास नहीं है तो उस पर जनता को विश्वास कैसे हो? जनता से तो कहा जा रहा है कि नहीं नहीं भरोसा करो, यही सच है। अब आते हैं अबू आजमी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। कहते हैं कि क्रूरता का जवाब दया से दिया जाता है, मगर अबू आजमी की इस बात का जवाब दया से नहीं बल्कि और क्रूरता से दिया गया। कानूनी कार्रवाई, सदन से बर्खास्तगी, अंट शंट बयान, धमकियां, जितने भी तरीके हो सकते हैं आज के वक्त में किसी को दंडित करने के लिए सब के सब इस्तेमाल हो चुके हैं और किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता का बयान उत्तर प्रदेश के सदन में भी उठ गया। औरंगजेब महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। औरंगजेब के नाम पर गुटबाजी खूब चलती है। एक गुट के मुखिया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। औरंगजेब का अत्याचार और आतंक का इतिहास साक्षी है। औरंगजेब ने तलवार के बल पर हमारी सभ्यता को बदलने और संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इतिहास में कई राजाओं, सुल्तानों, बादशाहों के आपस में युद्ध हुए हैं, मगर औरंगजेब बनाम शिवाजी को बार बार याद करने का मकसद क्या है? औरंगजेब के नाम पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम ध्रुवीकरण और औरंगजेब बनाम शिवाजी करके मराठियों का वोट पक्का किया जाता है। प्रधानमंत्री शिवाजी को याद तो करते हैं, मगर क्या केंद्र
और भाजपा शासित महाराष्ट्र सरकार को शिवाजी की विरासत का ख्याल है? कितना ख्याल है, चलिए ये भी जान लेते हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर के इस समय खूब माहौल खराब किया जा रहा है। सरकार में ही बैठे लोग एक और बाबरी टाइप स्थिति बनाने में और लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का पूरा प्लान चल रहा है। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कट्टर हिंदू संगठनों का मन बढ़ गया। बयानबाजी से बात बढ़कर के धमकी तक आ गई और धमकी से दंगे तक पहुंच गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धमकी दी कि औरंगजेब की कब्र हटाओ, ऐसा नहीं होने पर बाबरी स्टाइल में कार सेवा करके कब्र हटाएंगे। पहुंच भी तो गए ये लोग। सोचिए, बाबरी जो कि देश के दामन पर धब्बा है, उसे दोहराने की धमकी दी जा रही है, मगर कार्रवाई की जगह क्या हो रहा है? खूब फुटेज मिल रही है, खुद मुख्यमंत्री के इनसे मिलने के प्लान बन रहे हैं। औरंगजेब जिससे इन्हें इतनी नफरत है, उसे टक्कर देने वाले शिवाजी का तो ये खूब ख्याल रखते होंगे। सच जानेंगे तो माथा पीट लेंगे। शिवाजी के प्रति प्रेम केवल बयानों में ही है। जैसे औरंगजेब इनके लिए वोट पाने का जरिया है, वैसे ही शिवाजी महाराज भी इनके लिए वोट पाने का हथियार भर हैं। क्योंकि सच ये है कि आरटीआई के हवाले से दावा किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर की देखरेख के लिए सिर्फ 270 रुपए प्रति वर्ष खर्च किए हैं, जबकि औरंगजेब के मकबरे की देखरेख के लिए कुल 4.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। ये दावा खुद हिंदू जन जागृति मंच से जुड़े लोगों ने किया है। औरंगजेब के मकबरे की देखरेख एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। वहीं शिवाजी के मंदिर की देखरेख महाराष्ट्र सरकार के हाथों में है, यानी फडणवीस जो कि सत्ता में है, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, जो बयान तो दे रहे हैं मगर काम के नाम पर फुस हैं। सारी चिंता बातों में ही है जनाब। अरे जब वोट बातों से ही मिल जा रहा है तो काम करने की जहमत कौन उठाए? औरंगजेब सबसे सही टॉपिक है लाइमलाइट में आने के लिए। लाइमलाइट के लिए बकवास करने की बात हो और मनोज मुंतशिर का नाम ना आए, ये कैसे संभव है? मुंतशिर ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय उस पर तो शौचालय बनाया जाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है देश में और शौचालय बनाने के लिए औरंगजेब की कब्र से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय शर्म का स्मारक भी कहा है। राष्ट्रीय शर्म का कारण तो भैया आपके डायलॉग बने थे। जो लोग फिल्मों की स्क्रिप्ट पर शौच करने के लिए लपेटे गए थे, उनके दिमाग में तो शौचालय ही चलेगा। वैसे मनोज भैया हमेशा बांटने का काम नहीं करते हैं, एकता भी फैलाई है इन्होंने। याद नहीं है ऐसे डायलॉग लिखे इन्होंने आदि पुरुष में कि हिंदू मुस्लिम आस्तिक नास्तिक एक हो करके इन्हें गालियां दे रहे थे। ऐसी राष्ट्रीय एकता ना पहले कभी दिखी थी, ना दिखेगी, ना भूतो ना भविष्यति। खैर, इन लाइमलाइट के भूखों की बात छोड़िए, ये देखिए कि कैसे आने वाले बिहार चुनाव के लिए औरंगजेब को कब्र से निकाला जा रहा है। भाजपा औरंगजेब के नाम पर हिंदू वोटों को बिहार में इकट्ठा करना चाह रही है, मगर उनके साथ गठबंधन में सत्ता में बैठी पार्टी जदयू अपने मुसलमान वोटों को भागने से बचाने के चक्कर में भाजपा पर ही निशाना साध रही है। जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब उतना क्रूर नहीं था जितना कि लोग दावा करते हैं। बदले में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अनवर को सदन से निष्कासित करने की मांग की और उन्हें पाकिस्तान या सीरिया भेजने की मांग कर दी। अब बात सांप्रदायिक हो, औरंगजेब से जुड़ी हो, तो योगी आदित्यनाथ कैसे पीछे रह सकते थे? और इस समय विवादों में एक ऐसा नेता है जो कि मुसलमान है, अबू आजमी, तो योगी जी ने भी बढ़ चढ़ के बयान दिया। योगी ने कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजो, इनका इलाज कर देंगे। लैंग्वेज भाई साहब बहुत खराब है आपकी। योगी ने अनुज चौधरी वाले मामले में कहा था कि पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। फिर योगी जी, आप ये जो गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या निकालें? यूपी के अस्पतालों की हालत ऐसी है कि यहाँ पे लोगों को इलाज नहीं मिलता है, मगर डायलॉग बाजी में इनका इलाज कर देंगे, उनका इलाज कर देंगे। अब देखिए, जिस देश की सरकार में शीर्ष पर बैठे आदमी से लेकर के कार्यकर्ता तक एक ही भाषा बोलने लग जाएं, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। बाबरी फिर से करेंगे, ये कोई धमकी नहीं है। सावधान रहें और फिल्मों से इतिहास सीखना बंद करें। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन है ये लोग जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो आपने अंत तक देखा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।